मैं एक ऐसे कमरे में मौजूद थी जहां पर लाल रंग की रोशनी के अलावा और कुछ भी ना था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। यहाँ तो कमरे में कोई खिड़की थी, ना ही कोई रोशनदान कि जहां से बाहर की रोशनी कमरे में आती हो, ना ही वहां पर कोई सामान मौजूद था। मैं नीचे फर्श पर लाल चादर अपने ऊपर लपेटे बैठी इधर उधर देख रही थी। यह जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या मैं सच में यहाँ पर मौजूद थी या फिर यह मेरा कोई सपना था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे इस कमरे के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं अंदर तक कांप गई थी और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था, जैसे अभी कोई उसे तोड़कर अंदर आ जाएगा। और वैसा ही हुआ था। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला जैसे अभी टूटकर नीचे गिर जाएगा। जब सामने नज़र पड़ी तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश भी उड़ गए थे, क्योंकि मेरे सामने तो मेरा नाम पल्लवी है और मैं देहरादून में अपनी माँ के साथ एक ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पर कोई भी औरत कभी भी रहने के लिए सोच भी ना सकती हो और ना कभी भी ऐसी जगह को अपने लिए बेहतर समझे। मैं अपनी माँ के साथ एक ऐसी जगह पर रहती थी जिन्हें रंगीन और बदनाम गलियों के नाम से जाना जाता है। मेरी परवरिश एक कोठे पर हुई थी, क्योंकि मेरी माँ एक तवायफ थी और मैंने तवायफ के घर जन्म लिया था। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर मेरी माँ ने हमेशा मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बाहर के लोगों की नज़र में शायद मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी माँ कितनी अच्छी और कितनी शरीफ औरत है। मेरी माँ हर समय ऊपर वाला को याद किया करती और उनसे प्रार्थना करती कि मेरी बेटी की सुरक्षा करना, उसकी इज्जत को कभी दागदार मत होने देना। मैं अपनी इज्जत तो गवा ही चुकी हूँ, अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहती हूँ। ऊपर वाला मेरी बेटी की इज्जत की लाज रख लेना। भले ही हम ऐसी जगह पर रहते थे जो लोगों की नज़र में बुरी जगह मानी जाती है, मगर यहाँ रहते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि ज़रूरी नहीं हो ताकि जो चीज़ देखने में बुरी नज़र आती है हकीकत में भी बुरी ही हो। यहाँ पर रहने वाली सारी औरतें बहुत अच्छी थीं और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखती थीं। और ऐसा नहीं था कि वह अपनी मर्जी से यह काम करती थी। उनकी कुछ मजबूरियां थीं जो उन्हें इस जगह पर घसीट लाई थीं और वह बेबस हो गई थी। मैं अक्सर अम्मा से पूछी थी कि वह यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया था। वह इस बात को हमेशा टाल देती थी। अम्मा मुझे सारी चीज़ों से बहुत अलग रखती थीं। उस कोठे पर एक कमरा ऐसा था जो मेरी माँ को दिया गया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत सालों से यहाँ पर रह रही थी और यहाँ कोठे की एक मशहूर तवायफ भी थी। मेरा सारा समय इस कमरे में गुजरा था। मुझे पढ़ने लिखने का भी शौक था, इसीलिए अम्मा ने मुझे किताबें ला कर दे दी थीं। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी थीं और शुरू शुरू में वही मुझे पढ़ाया करती थीं। जब मैं खुद ही पढ़ने के काबिल हो गई तो उसके बाद मैं खुद से पढ़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर रहते हुए एक कमरे में ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जैसे ही रात होती थी तो यह जगह रोशनियों से भर जाती थी। हर तरफ रौनक ही रौनक होती थी, लेकिन वह रौनक मेरे लिए बिल्कुल भी न थी। रात होते ही अम्मा मुझे कमरे में भेज देती और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती और मुझसे कहती कि इस कमरे से भूल कर भी बाहर मत रखना। मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ मेरी अम्मा कमरे में ही रख देती थी। दिन में भी मैं कम ही बाहर निकलती थी। उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होते ही मैं कमरे में बंद होती और अम्मा बाहर अपने धंधे पर निकल जाती थीं। जैसे जैसे समय गुजरता रहा और मैं बड़ी होती रही तो मेरी अम्मा अब और भी ज़्यादा सावधान रहने लगी थीं, क्योंकि मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी और अम्मा को इसी बात का डर था कि अगर गलती से भी यहाँ पर आने वाले ग्राहकों की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वह मेरे हुस्न के पीछे पड़ जाएंगे। मेरी माँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से मौजूद थीं और वह यहाँ की हर चीज़ को अच्छे से जानती और समझती थी, अगर कभी मैं अम्मा से बाहर जाने की ज़िद भी करती तो वह मुझे मेरे आसपास अच्छे से चादर लपेटकर मुझे बाहर ले जाती थी। वह मुझे यही कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद को ऐसी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, एक कमरे में कैद होकर रहना पड़ेगा या फिर ऐसे लोगों की नज़रों से छुपाकर ज़िंदगी गुजारनी होगी। अम्मा अक्सर मुझसे कहती थीं कि मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना। मैं जानती थी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी था, हालात ही ऐसे थे। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पूछती थी कि मेरा बाप कौन था और वह कहाँ रहता था, और मेरी माँ के आगे पीछे कोई नहीं था।
तो वह मेरी बातें सुनकर चुप हो जाती, जबकि उनके चेहरे से मैं इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह लगा लेती थी कि वह मेरे सवाल से काफ़ी परेशान और दुखी हो जाती थी, मगर कोई जवाब ना देती थी। उनकी परेशानी और इस तरह से उदासी को देखते हुए मैंने यह सवाल करना छोड़ दिया था। यकीनन मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए होंगे, इसीलिए तो हम लोग ऐसी जिंदगी गुजर रहे थे। यकीनन वह इस काबिल नहीं थे कि मेरी माँ उसका जिक्र करती। तो मैंने भी अब उनके बारे में पूछना छोड़ दिया था और इसी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लिया था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बाहर की दुनियाओं देखूं और दूसरी लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी गुजारूं, घर से बाहर जाऊं, दोस्त बनाऊं और उनके साथ वक्त गुजारूं। बचपन से मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरी थी, एक बंद कमरे के अंदर। यहाँ पर दीवारें ही मेरी सहेलियाँ थीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी उम्र की कोई लड़की नहीं थी, और जो लड़कियाँ थीं भी वह सब नाच गाना करती थीं और यहाँ पर रहते हुए अपना अपना धंधा चला रही थी। यहाँ की रहने वाली मेरी हम उम्र लड़कियाँ भी जानती थीं कि मेरी माँ मुझे इस धंधे में नहीं उतारना चाहती, इसलिए वह आते जाते कभी कभार मुझे मेरा हाल हवाल पूछ लेती थी। लेकिन मेरे पास ज़्यादा नहीं रुकती थी कि कहीं मैं भी उनके रंग में न रंग जाऊं। वहाँ की सारी औरतें और लड़कियां भी मुझे इन सारी बातों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थीं। और जैसे मैं बड़ी हो गई थी, तो भी यह बात मैं समझ गई थी कि मेरी माँ क्यों मुझे हर रात को इस कमरे में बंद करके चली जाती थी। जब मैं छोटी थी, तो मेरी माँ खुद तैयार होकर सज धज कर मुझे इस कमरे में सुलाकर चली जाती थी, जबकि हकीकत में तो मैं जाग रही होती थी और यही सोचती थी कि अम्मा कहाँ चली जाती हैं। एक दो बार मैंने पूछा भी, तो मेरी माँ कह देती कि वह किसी की शादी में जा रही है, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मगर बड़े होने पर मुझे सब समझ आ गया था कि मेरी माँ उस समय मुझसे झूठ बोलती थी। मैं यह बात भी जानती थी कि मेरी माँ यह काम शौक से नहीं करती थी। उनके खूबसूरत और मेकअप से भरे चेहरे के पीछे जो दर्द, जो तकलीफ़ और जो मजबूरियाँ होती थीं, मैं उन्हें अब महसूस करने लगी थी। इसलिए कोई भी बेकार सवाल उनसे करके उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ ने हमेशा से मुझे पर्दों में छुपा कर रखा था। एक दिन इस कोठे के मालकिन मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे एक जोड़ा दिया, जो देखने में बहुत खूबसूरत था और उसके साथ ही कुछ जेवर भी थे। जब उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, यह सब कुछ तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो उन सारी चीज़ों को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी और हैरान भी, क्योंकि कोठे की मालकिन पहले तो वह कभी भी यहाँ नहीं आई थी और ना ही उन्होंने मुझे कभी कोई गिफ्ट दिया था। मुझे उस औरत से कुछ डर सा लगता था, क्योंकि वह बहुत ही गुस्से वाली थी, मगर मुझे तो बहुत ही नरमी और मोहब्बत से बात कर रही थी। इसलिए मैंने उसके लाए हुए गिफ्ट स्वीकार कर लिए जब वह मेरे सामने खड़ी थी और उसने मुझसे कहा कि अभी के अभी यह कपड़े और यह सारी चीज़ पहनकर दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे दिया हुआ तोहफा तुम्हारे ऊपर कैसा लगता है। अम्मा इस समय कमरे में मौजूद नहीं थी, इसलिए उनके कहने पर मैंने वह जोड़ा पहन लिया और जो जेवर उन्होंने मुझे पहनने के लिए दिए थे वह भी पहन लिए। मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह औरत मुझे देखती रही, कहने लगी, तुम तो चौदहवीं का चांद हो। ऐसा अनमोल हीरा तुम्हारी माँ ने कमरे में छुपा कर रखा था और मुझे पता ही नहीं था। अरे तुम्हारे वजह से तो मेरे कोठे पर कस्टमर की लाइन लग जाएगी। और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। तभी अचानक से अम्मा आ गई और मुझे देखकर उनके हाथ में जो भी सामान था वह नीचे गिर गया। वह जल्दी से भागकर मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ उस औरत के हाथ से छुड़ाया और मुझे कमरे के अंदर ले गई। उन्होंने फौरन मेरे ऊपर से वह सारे जेवर खींच खींच कर उतारना शुरू कर दिए और कहा कि आज के बाद इन चीज़ों को हाथ मत लगाना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अम्मा को क्या हो गया है। आंटी ने तो इतनी मोहब्बत से मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए थे और मैं इतनी खूबसूरत भी लग रही थी, लेकिन माँ का गुस्सा देखते हुए मैंने फौरन ही वह सारी चीज़ उतार कर अम्मा को दे दी। अम्मा ने मुझसे कहा, ये सब तुम्हारे लिए तोहफे नहीं थे, बल्कि वह औरत अब तुम्हें भी इस कोठे पर बिठाना चाहती है और धंधा करवाना चाहती है। वह तुम्हारी खूबसूरती से पैसा कमाना चाहती है और इसीलिए उसने यह सब कुछ किया था, मगर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। उस औरत ने अम्मा से यही कहा कि तुम बेवकूफ़ी कर रही हो साधना, इस तरह अपनी बेटी को पर्दों में छुपा कर रखोगी और कमरे में कैद करके रखोगी, तब भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी शरीफ आदमी यहाँ आकर इससे शादी करके नहीं ले जाएगा। तुम्हारी बेटी पूरी जिंदगी इसी कमरे में सड़ती रहेगी, लेकिन किसी के घर की इज्जत नहीं बनेगी। इससे बेहतर यही है
कि इसे भी हम सब की तरह खुलकर जिंदगी गुजारने दो, हालात से समझौता करने दो। जिसके नसीब में जो लिखा हुआ है उसके साथ वही होकर रहेगा। और तेरी बेटी के नसीब में भी अपनी माँ की तरह मर्दों की रातें रंगीन करना ही लिखा है। इस बात को मान लो कि अगर तुम तवायफ हो तो तुम्हारी बेटी भी तवायफ ही बनेगी। फिर चाहे उसे कितना ही छुपाकर क्यों ना रख लो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम जिस जगह पर रहती हो वहाँ औरतों को बदकिरदार ही समझा जाता है। उन्हें इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, भले ही वह चाहे कितनी ही पवित्र क्यों ना हो। मगर मेरी अम्मा उसकी सारी बातें खामोशी से सुनती रहीं, और अम्मा ने साफ कह दिया कि आज के बाद मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी मत सोचना। मैं इसे इसी कमरे में सारी जिंदगी बिठाकर रखूंगी, लेकिन कभी भी इसे लोगों के सामने पेश नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि जैसी जिंदगी मैंने गुजरी है वैसे जिंदगी में कभी भी अपनी बेटी को गुजरने नहीं दूंगी। फिर मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। रोते हुए वह कहने लगी, वह ज़रूर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है वह एक दिन ज़रूर आएगा। मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी बहारें लाएगा। वह ज़रूर आएगा। मैं अपनी माँ को हैरत से देख रही थी। आखिर कौन आएगा? मैंने माँ से पूछा, माँ किसके बारे में बात कर रही हैं? तो माँ ने कहा कि कुछ नहीं, देखना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम भी किसी की घर की इज्जत बनोगी। माँ की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी, लेकिन माँ की हालत को देखते हुए मैंने माँ से कुछ और पूछना सही नहीं समझा। मुझे अब सारे मामलात समझ आने लगे थे, मगर मैं भी इस मामले में कुछ कर नहीं सकती थी। यह बात सच थी कि मैं एक तवायफ की बेटी थी और मेरी ज़िंदगी यही थी, और मुझे इस कोठे पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देनी थी। ये बात भी सच है कि यहाँ पर आकर कोई भी शरीफ आदमी मेरा हाथ नहीं थामेगा, और हो सकता है उस औरत के कहने के अनुसार मेरी सारी ज़िंदगी इसी चार दीवारी में और इसी कमरे में कैद होकर गुजर जाए। मगर मुझे यह भी मंजूर था, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ थी और मेरी माँ का साथ मेरे लिए सबसे ज़रूरी था। उन्होंने जिस तरह से सारी ज़िंदगी मुझे बुरी नज़रों से बचा कर रखा था और मेरी सुरक्षा की थी, मैं सारी चीज़ों को भी नहीं भूल सकती थी और ना ही अपनी माँ को कभी छोड़ सकती थी। वक्त इसी तरह से गुजरा जा रहा था, और फिर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। मुझे बाहर से एक लड़की भागती हुई मेरे कमरे में आई और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ को अचानक से ना जाने क्या हो गया है, कि तुम्हारी माँ बेहोश होकर गिर गई है। उसकी यह बात सुनते ही मैंने सारी चीज़ वहीं पर छोड़ी और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जब सीढ़ियों से नीचे बड़े हॉल में पहुंची तो देखा मेरी माँ एक कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठी हैं। कुछ लड़कियां अम्मा के आसपास जमा हैं। मैं फ़ौरन उनके पास गई तो अम्मा मुझे देखकर एकदम घबरा गईं। उन्होंने फ़ौरन मुझे ऊपर जाने के लिए कहा, मगर मैं अम्मा को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब उन्होंने मुझे गुस्से से कहा और मैं जाने लगी तो वहीं पर सामने से आते एक आदमी ने मुझे देख लिया। वह आदमी कोई ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था। यह खूबसूरत नौजवान था। मैंने बस एक नज़र ही उसे देखा था और फ़ौरन अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से ऊपर भाग आई। उस आदमी ने थोड़ी देर के लिए ही मुझे देखा था। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उस लड़के ने मुझे इतने गौर से देख लिया था। मैं तो यह समझी थी कि शायद बस यूं ही अचानक से उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई होगी। मैंने तो उसके देखने से पहले ही अपना चेहरा भी छुपा लिया था। मगर यह सच था कि उसकी मेरे ऊपर नज़र पड़ चुकी थी और वह मुझे गौर से देख चुका था, और इस बात का सबूत अगले ही दिन मिल गया जब उस लड़के ने आकर अम्मा से मेरा सौदा करना चाह। उस लड़के ने मुझे एक ही नज़र में देख लिया था और मेरे हुस्न पर आशिक हो गया था। इस वजह से उसने अगले ही दिन आकर मेरी माँ से मुझे खरीदना चाह और यही कहा कि वह मेरी माँ को मेरी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, लेकिन बस मुझे यह लड़की चाहिए। यह बात सुनते ही मेरी माँ ने फ़ौरन इनकार कर दिया। मेरी माँ कभी भी पैसों के लिए मुझे किसी के हाथों बेच नहीं सकती थी, जबकि वह लड़का पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अम्मा को बहुत बार कहा, मगर माँ ने इनकार कर दिया। तो आखिर में उसने मेरी माँ को अलग कमरे में ले जाकर ना जाने ऐसा क्या कहा कि मेरी माँ बेहद खुश हो गई और फिर फ़ौरन ही मान गई। मैं भी इस बात पर हैरान थी कि मेरी माँ कैसे इस बात पर राज़ी हो गई, लेकिन माँ इस बात पर राज़ी हुई थी कि वह आदमी पहले मुझसे शादी करना चाहता है। और फिर इस बात पर मेरी माँ ने हाँ कर दी और मुझे समझाया कि चिंता मत करो, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। मेरी माँ कहने लगी,
अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा है तो मेरी बात मान लो। जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ वैसा ही करो। आज से पहले मैंने कभी भी अम्मा को इतना खुश नहीं देखा था जितनी खुश वो आज लग रही थी। उस आदमी ने ऐसा भी अम्मा से क्या कह दिया था कि जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा खुश थी। खैर, माँ की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी, क्योंकि आज तक माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अपने आप को पीछे छोड़कर हमेशा मेरी चिंता की थी, तो उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती थी। और फिर अगले ही दिन उस लड़के के साथ मेरी शादी कर दी गई थी, और उसी दिन अम्मा ने मुझे उस इंसान के साथ विदा कर दिया। सारी लड़कियां हैरान थीं और मेरी किस्मत पर जल रही थीं। उन्हें तो यही लगा था कि आखिर में मेरा अंजाम भी यही होगा, कि मेरी माँ थक हार कर मुझे भी कोठे पर बिठा देगी। लेकिन मैं तो बल्कि उस कोठे में रहते हुए एक अच्छी किस्मत लेकर आई थी कि एक अमीर घर का खूबसूरत नौजवान लड़का मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया था, और मुझसे शादी कर भी ली थी, और मुझे अपनी पत्नी बनाकर विदा करके यहाँ से ले जाने के लिए भी तैयार था। लेकिन यह मेरी भूल थी। अभी तो मेरी मुश्किलों का सिलसिला शुरू हुआ था। मैं नहीं जानती थी मैं किस दलदल में फंसने जा रही हूँ। अम्मा ने मुझे उसके साथ विदा कर दिया, और वो मुझे कोठे से सीधा एक खूबसूरत से घर में लेकर आया। यकीनन ये उसी का घर था। मैं उसके घर को गौर से देख रही थी। आज से पहले मैं बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। जिन गलियों से हम लोग आए थे, मैं उन गलियों को कभी नहीं देखा था। अपने उस कमरे की चार दीवारी और कोठी के अलावा किसी और जगह को देखा नहीं था। मेरे लिए सब कुछ नया और खूबसूरत था, और अब मैं इस बात पर बहुत खुश भी हो रही थी और ऊपर वाला से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। वह तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ मुझे अपने साथ ले जा रहा था, जबकि मैं जल्दी जल्दी में बड़ी मुश्किलों से उसके साथ चल रही थी। एक कमरे के बाहर जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ा और वहीं पर रुक गया और गौर से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं पूरी की पूरी कांप गई थी। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थीं। मेरी जान तो तब निकली जब उसने अपने दूसरे हाथ में मौजूद पिस्टल मेरी तरफ की और मुझसे कहने लगा कि वह मेरी इस खूबसूरत शक्ल पर आशिक नहीं हुआ, बल्कि वह चाहे तो अभी खड़े खड़े मेरा हुलिया बिगाड़ देगा। यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने कहा कि आज का दिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझो, क्योंकि आज के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगी। इतना कहकर उसने अपनी पिस्तौल मेरी तरफ की थी, इस तरह से कि जैसे अभी वह मुझे गोली मार देगा। मगर गोली लगने से पहले ही मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। जब मैं होश में वापस आई तो मैं इस कमरे में मौजूद थी, जहाँ पर लाल रंग की रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं जिंदा हूँ, या फिर उस इंसान ने मुझे अपनी बंदूक का निशाना बना दिया है। थोड़े से होश ठीक हुई तो अंदाज़ा हुआ कि मैं जिंदा हूँ और उस कमरे में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। मैं नीचे फर्श पर ही बैठी हुई थी। मैं अपना लाल दुपट्टा लिए बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी माँ ने विदा करते वक्त मुझे यही लाल रंग का दुपट्टा मेरे ऊपर डाल दिया था। मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। उन्होंने क्या सोचकर मेरी शादी की थी, कि मैं अपने घर में खुश रहूंगी, लेकिन उस इंसान ने यह सब किया था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से मेरी माँ यहाँ पर आ जाएं और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएं। मुझे नहीं मालूम था कि वह इंसान आगे मेरे साथ क्या करेगा। अचानक से ही मुझे उस कमरे के बाहर से अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गई, और अचानक से कमरे का दरवाज़ा ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई अभी तोड़ डालेगा। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला, और जब सामने मेरी नज़र गई तो मेरा गला सूख गया था, क्योंकि वही इंसान मेरे सामने मौजूद था जिसने मुझे मारने की धमकी दी थी। आखिर उसने मुझे मारने की धमकी क्यों दी थी, ये बात मैं अभी तक नहीं जान पाई थी। अभी तक उसके हाथ में वही पिस्तौल थी, और वह कमरे में दाखिल हुआ। उसने बालों से पकड़कर मुझे बेदर्दी से उठाया और मेरा सर दीवार के साथ मारना शुरू कर दिया। जब वह अपना गुस्सा निकाल चुका तो कहने लगा, मैं गलती कर रहा था, जो कल ही तुम्हें जान से मारने की सोच बैठा था। अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो, पहले तुम्हारी खूबसूरती को छक तो लूं, उसके बाद ही तुम्हें इस दुनिया से दूर करूंगा।
ऐसा कहकर उसने मेरे ऊपर से दुपट्टा उतारकर फेंक दिया। वो मेरे करीब आ गया, कहने लगा, पहले तुम्हारे साथ सुहागरात तो मना लूं, मेरी शादी जो हुई है तुम्हारे साथ, तो इतना हक तो बनता है। मैं उससे डर कर दीवार के साथ लग चुकी थी, लेकिन वह मेरे बहुत करीब आ चुका था और मुझे अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ चुका था। मैं उसके शिकंजे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक कमज़ोर सी लड़की उस मजबूत मर्द के सामने कुछ भी न कर सकी। शादी की पहली रात का नक्शा जो मेरे दिमाग में खींचा हुआ था। शादी की यह पहली रात उससे बिल्कुल उलटी थी। उस बेदर्द इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट से मेरे हाथ और बाजू जलाने शुरू कर दिए। अब उस कमरे में मेरी दर्दनाक चीखों के साथ उस इंसान के खौफनाक हंसी भी गूंज रहे थे। ना जाने वह कितनी देर ऐसे ही मुझ पर जुल्म करता रहा और फिर कब मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता उस कमरे में कितने दिन गुजर गए थे। वह इंसान रोज इसी तरह से कमरे में आकर मुझ पर जुल्म करता और अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर चला जाता। उसके बोलने के अंदाज में अजीब तरह की नफरत और जिद भरी हुई थी, जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ दिनों तक शायद उसके जुल्म सहते सहते मैं मर जाऊंगी और कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। मुझे लगने लगा था जैसे मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है, क्योंकि ना तो उस कमरे से निकलने का कोई रास्ता था, ना ही मैं यहाँ से भागकर जा सकती थी। ये बहुत बड़ा घर था और उस इंसान ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। मैं नहीं जानती थी वह इंसान मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह इस बात का गुस्सा निकाल रहा था कि मेरी माँ ने उससे सौदा नहीं किया था। लेकिन यह कोई इतनी बड़ी बात ना थी कि जिसकी वजह से वह इंसान मेरे ऊपर तने ज्यादा जुल्मों सितम करता। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती कि मेरे ऊपर इतने जुल्म मत करो, मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकती। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाते हो। तो वो बुरी तरह से हंसने लगता और कहता, तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर मैं उस इंसान को तकलीफ पहुंचा रहा हूं जिसने मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। उसने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, मैं भी उससे उसकी खुशियां छीन लूंगा। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन की बात और है, फिर मैं तुम्हें खुद उसके पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैंने उसकी मोहब्बत को दागदार कर दिया है। उसकी यह उलझी हुई बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। ये किसकी बात कर रहा है। मेरी माँ भी मुझे अभी तक मिलने नहीं आई थी। शायद वह आती होगी, लेकिन यह घटिया आदमी उसे कोई ना कोई झूठा बहाना बना देता होगा। मैं अपनी माँ को याद करती और ऊपर वाला से प्रार्थना करती कि हे ऊपर वाला, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। और आखिरकार ऊपर वाला ने मेरी सुन ली थी। उस इंसान ने जितने जुल्म मेरे ऊपर किया था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे लगा था कि जैसे शायद अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। उस रात भी जब वह मेरे करीब आया तो मैं उसके सितम सहते सहते बेहोश हो चुकी थी। मगर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और मेरी माँ मेरे पास मौजूद थी और उनके साथ एक और लड़का भी था, ऊंचा लंबा कद, गोरी चिट्टी रंगत का मालिक। वह लड़का देखने में बहुत ही खूबसूरत था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही मैं उसे जानती थी। मेरी माँ मुझे इस तरह से देखकर रो रही थी, जबकि वह लड़का उन्हें तसल्ली दे रहा था और यही कह रहा था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। जब मैं कुछ ठीक हुई तो मुझे मेरी माँ एक घर में ले आई। ये घर किसका था और हम लोग कहाँ आए थे, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह मुझे सब कुछ बताएंगे। ये घर उसी लड़के का था जो अस्पताल में हमारे साथ था। अम्मा ने मुझे बताया कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अपने अतीत के बारे में हर वह हकीकत बताऊंगी जो तुम जानना चाहती थी। उसके साथ ही मैं अम्मा से यही पूछा था कि वो आदमी अब से क्या कहाँ था। आखिर आप मेरी शादी इस आदमी से करने के लिए राजी क्यों हो गई थी। तब अम्मा ने मुझे सारी कहानी बतानी शुरू की। अम्मा ने बताया कि मैं एक बड़े जागीरदार घराने की बेटी थी और शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। उस दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हो गई। वह लड़का इसी शहर में रहता था और उसका नाम मनोज था और वह भी पढ़ाई करता था। मुझे मनोज से मोहब्बत हो गई और मनोज भी मुझसे शादी करना चाहता था। मगर मैं यह भी जानती थी कि मेरे घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था।
जबकि मैं अपने घर वालों के बताए हुए लड़के को कैसे स्वीकार कर सकती थी जब मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं यह घर छोड़ दूं। इसीलिए रात के अंधेरे में ही, अपनी शादी से एक रात पहले ही, मैं मनोज के साथ अपना घर छोड़कर भाग गई और मनोज से शादी कर ली। मनोज के साथ मैं बहुत खुश रहने लगी थी। 1 महीना इसी तरह गुजर गया था, जब एक दिन मनोज मुझे यह कहकर अपने साथ घर से लाया कि वह उन्हें अपने किसी रिश्तेदार से मिलवाने ले जा रहा है। और इस तरह धोखे से मनोज ने मुझे लाकर एक कोठे पर बेच दिया और मेरे सारे जेवर और पैसे लेकर भाग गया और मुझे यहीं पर सारी उम्र मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे ना चाहते हुए भी इस हकीकत को मनाना पड़ा। वहीं पर मेरी मुलाकात कोमल से हुई। वह भी मेरी तरह इस कोठी पर जिंदगी गुजार रही थी। उसके साथ 5 साल का उसका बेटा था। वह बचपन से ही इस कोठे पर रह रही थी और फिर एक सेठ ने उसे पसंद किया और उससे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया और वापस वह इस कोठी पर आ गई। कोमल जब तलाक लेकर कोठी पर आ गई, तब मुझे उसे पता चला कि वो पेट से है, माँ बनने वाली है। और कुछ महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जब मैं भी कोठे पर आई थी। तब कोमल मुझे समझाया कि अब इस हकीकत को मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं और तुम इसे स्वीकार कर लो। मेरी माँ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन दोनों बहनों जैसी मोहब्बत पैदा हो गई थी। कुछ समय गुजर गया जब मेरी माँ ने हकीकत को स्वीकार कर लिया और उन औरतों के साथ जिंदगी गुजारने लगी। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वह उम्मीद से हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर दुख मानना चाहिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और मुझे जन्म दिया। उसके साथ ही खुद से यह भी वादा किया कि वह कभी भी अपनी इस जिंदगी का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ने देंगे। जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई थी तो उनकी सहेली कोमल को मैं बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसी समय अपने 5 साल के बेटे के लिए मुझे मांग लिया था। यही कहा था कि बड़े होने के बाद दोनों बच्चों की आपस में शादी करवा देंगे। मेरी माँ ने भी वादा किया था कि मैं कभी भी अपनी बेटी को कोठे वाली ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी। हमेशा तुम्हारी अमानत समझकर इसकी परवरिश करूंगी, उसकी इज्जत को संभाल कर रखूंगी। मेरी माँ और कोमल आंटी को विश्वास था कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वह हम लोगों को संभाल लेगा और यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इस उम्मीद पर जिंदगी गुजरने लगी, लेकिन इससे पहले ही एक अमीर आदमी की नज़र कोमल आंटी पर पड़ गई और वह कोमल आंटी को पसंद कर बैठा और शादी की पेशकश रख दी। मैं 2 साल की थी उसे समय, और कोमल आंटी का बेटा 7 साल का हो चुका था जब कोमल आंटी को एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा, तो आंटी ने भी कुछ सोचते हुए उस आदमी से शादी के लिए हाँ कर दी। आंटी के साथ साथ आदमी ने उनके बेटे को भी स्वीकार करने के लिए राजी था। शादी करके आंटी कोठे से चली गई, मगर जाते समय उन्होंने यही कहा था कि वह अपनी अमानत को एक दिन लेने के लिए ज़रूर आएगी। इसलिए मेरी माँ मुझे सब लोगों की नज़र से दूर रखती थी और उनके दिल में कहीं सुकून था कि एक दिन उनकी सहेली का बेटा उनकी बेटी को बिहाने के लिए ज़रूर आएगा। आंटी से मेरी माँ का कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन मेरी माँ जानती थी कि वह ज़रूर अपना वादा निभाने के लिए वापस आएगी। और फिर एक दिन एक लड़का उस कोठे पर आया जो देखने में किसी बड़े घर का लगता था, और उस लड़के को मैं पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। उस लड़के ने मेरी माँ से मेरी सौदे की बात की, तो मेरी माँ ने इनकार कर दिया। तो उसके बाद उसने मेरी माँ को अलग कमरे में ले जाकर कहा कि वह कोमल का बेटा है और मेरी माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। उसकी माँ मर चुकी हैं, उसके बाप की मौत हो चुकी है। उसने मेरी माँ को बचपन की वह तस्वीर दिखाई थी जो यहाँ पर इकट्ठे रहते हुए बनाई गई थी, और मेरी माँ को विश्वास हो गया कि यह कोमल का ही बेटा है। इसलिए मेरी माँ खुश हो गई और खुशी खुशी मेरी शादी उससे करने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन उस इंसान ने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया था। हकीकत में वह मेरी माँ की सहेली कोमल का बेटा नहीं था, बल्कि वह कोमल आंटी का सौतेला बेटा था। हकीकत यह थी कि जब कोमल आंटी की शादी उस अमीर आदमी से हो गई थी, तो कोमल आंटी का यह सौतेला बेटा, जिसका नाम अंकित था, उस कोमल आंटी और कोमल आंटी के बेटे, जिसका नाम नीरज था, दोनों से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि इन दोनों ने आकर मेरे बाप को मुझसे छीन लिया है। अंकित गलत आदतों का भी शिकार था, अपने बाप की दौलत को जुए और शराब पर लूटा रहा था। दिन रात नशे में पड़ा रहता था।
अंकित के पापा अब अंकित की बजाय नीरज पर ज़्यादा ध्यान दे देने लगे थे और उसे ही अपना बेटा मानने लगे थे, क्योंकि नीरज अपने बाप का बहुत ही सम्मान करता था, पढ़ाई में भी तेज़ था और कोई भी गलत आदत उसके अंदर नहीं थी। जब अंकित ने अपने बाप का झुकाव नीरज की तरफ ज़्यादा देखा तो वह गुस्से से और भी भर उठा था। उस दिन भी कोमल आंटी अपने बेटे नीरज के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन एंड टाइम पर नीरज के किसी दोस्त का कॉल आ गया, जिसकी वजह से नीरज अपनी माँ के साथ नहीं जा पाया। तो फिर कोमल आंटी अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। अंकित को लगता था कि गाड़ी में नीरज और उसकी माँ गए हैं, इसलिए उन दोनों को जान से मारने के इरादे से उसने उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया और मौके पर ही कोमल आंटी और उनके पति की मौत हो गई थी। अंकित को लगा था कि उसने कोमल और उसके बेटे का पत्ता साफ कर दिया है, लेकिन अनजाने में वह अपने बाप को ही मार बैठा था। अंकित के बाप ने करने से पहले सारी जायदाद नीरज के नाम कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था अंकित सारी जायदाद जुए और शराब की लत में उड़ा देगा। उन्होंने अपनी वसीयत में यही लिखा था कि अंकित को महीने का खर्च दिया जाएगा, वह भी लिमिटेड। और इसी बात से अंकित गुस्से से भरा बैठा था। उसे इस बात का पहले ही पता था कि नीरज किसी लड़की को पसंद करता है और उस लड़की से रिश्ता उसकी माँ ने बचपन में ही जोड़ रखा है। उसकी तस्वीर भी वह अपनी सौतेली माँ के कमरे में देख चुका था। वह कमरे में उसने तस्वीर निकाल ली और फिर बस कोठी पर पहुंच गया था और झूठी कहानी बनाकर उसने मेरे साथ शादी कर ली। इस तरह वह मुझे बर्बाद करके नीरज को तड़पना चाहता था। हकीकत में अम्मा की सहेली कोमल का बेटा नीरज यह लड़का था, जिसके घर में हम लोग आज रह रहे थे। नीरज ने मेरी माँ को बताया कि मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे सारी सच्चाई बता दी और मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि तुम्हें मेरी सहेली की बेटी से ही शादी करनी है। वह तुम्हारी अमानत है और उसे तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ अपने दोस्त से किया हुआ वादा हर हाल में निभाना चाहती थी। मेरी माँ ने बचपन से ही यह बात मुझे बता रखी थी और मैं भी अपने माँ की बात मान चुका था कि माँ की बताई हुई लड़की से ही शादी करूँगा। मरने से पहले मैंने अपनी माँ से वादा भी किया था कि मैं आपकी सहेली से किया हुआ वादा ज़रूर निभाऊंगा। अभी मैं अपने बाप के बिजनेस को सेट करने में लगा हुआ था। जैसे ही बिजनेस सेट हुआ मैं फ़ौरन हाथ मांगने ज़रूर आता, लेकिन इससे पहले ही अंकित ने यह सब कर दिया। जब अंकित 3-4 दिन तक घर नहीं आया तो मुझे कुछ चिंता होने लगी थी और मैंने कुछ आदमियों से कहकर अंकित की खोजबीन कराई थी। तब मुझे पता चला कि अंकित ने एक लड़की को हमारे दूसरे घर में कैद करके रखा हुआ है। मैं तुरंत ही वहाँ पहुँच गया था और तुम्हें वहाँ से निकाल कर अस्पताल लेकर आया, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। अंकित को मैं पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की खातिरदारी में सारा सच बता दिया। इस तरह मैं तुम्हारी माँ को भी हॉस्पिटल लेकर आया। सारी गुत्थियाँ सुलझ गई थीं। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या फिर से हम इस कोठे पर जाएंगे? नीरज कहने लगा, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से यही रहेंगे और जैसा कि मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, तो मैं उस वादे को निभाने के लिए आज भी तैयार हूँ। नीरज की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे हार काबिल नहीं हूँ नीरज। अंकित ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी नज़र अपने शरीर पर लगे जख्मों की तरफ उठ गई थी। मेरी आंखों में आए आंसू नीरज ने साफ किया और कहा, अंकित को उसके किए की सज़ा मिल गई है और जल्दी ही तुम्हें उससे तलाक भी मिल जाएगी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैंने अपनी माँ की तरह देखा तो मेरी माँ ने भी मुझे तसल्ली दी। मैं भी हालत के आगे खुद को झुका दिया और नीरज से शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों में मेरी और नीरज की शादी हो गई थी। जिंदगी अब बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरी माँ मेरे साथ ही रह रही थी और अब हमारा एक खुशहाल परिवार था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।